हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे डुअल गवर्नमेंट पार्ट 2। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था डुअल गवर्नमेंट क्या होती है, दीवानी और निजामत किसे कहते हैं और कैसे ब्रिटिशर्स ने निजामत को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि ये टॉपिक आपको कंटिन्यूटी में अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डुअल गवर्नमेंट पार्ट 2। इस लेक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट क्यों सेटअप की बंगाल में। सबसे पहला रीज़न ये था कि डुअल गवर्नमेंट सेटअप करने से क्लाइव ने ब्रिटिशर्स को सेव किया फ्रॉम द इंडियन रूलर्स। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वो पूरे बंगाल को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेता तो ऐसे में इंडियन रूलर्स भी यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो सकते थे। डुअल गवर्नमेंट सेटअप करने का दूसरा रीज़न ये है कि क्लाइव कंपनी को सेव करना चाहते थे फ्रॉम दी अदर यूरोपियन पावर्स जैसे फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, क्योंकि अगर बंगाल को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया जाता तो ये यूरोपियन पावर्स कंपनी के सर्वेंट्स को टैरिफ पे करना स्टॉप कर देती। इसका थर्ड रीज़न ये था कि बंगाल का कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन क्लाइव डायरेक्टली अपने हाथ में लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि क्लाइव को पता था कि कंपनी के सर्वेंट अनफेमिलियर हैं विद द लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एंड लॉज दैट आर अप्लाइड टू द बंगाल। इसी के साथ कंपनी के ऑफिशियल्स इतने कम मात्रा में थे कि वो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर सकते थे। इसी के साथ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ब्रिटिश पार्लियामेंट दोनों अपोज कर रहे थे। नेक्स्ट रीज़न ये था कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेना नहीं चाहती थी और इसका मेन फोकस था टू गेन पावर एंड अमास प्रॉफिट्स। डुअल गवर्नमेंट सेटअप किए जाने से कंपनी के पास कंप्लीट अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। आइए अब जानते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के क्या डिमेरिट्स हुए। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की वजह से बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश के पास पावर और मनी दोनों चले गए थे, जबकि नवाब के पास कुछ भी नहीं बचा था। एट द सेम टाइम नवाब रिस्पॉन्सिबल था फॉर द रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी फेलियर्स। कंपनी नवाब को सिर्फ 50 लाख रुपीस ग्रांट देती थी और इतने कम पैसे में एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन कर पाना मुश्किल था। दीवानी राइट्स से कंपनी को जो रेवेन्यू रिसीव होता था फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, उसको कंपनी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए ही इस्तेमाल करती थी और बंगाल में कंप्लीट लॉलेसनेस की स्टेट डेवलप हो चुकी थी। थेफ्ट्स एंड रॉबरीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है तो एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन पावर सिर्फ कंपनी के हाथ में थी और ऐसे में नवाब बंगाल के एग्रीकल्चर में कोई मदद नहीं कर पा रहा था। 1770 में बंगाल में ग्रेट फेमिन आया था और इस फेमिन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियंस की कोई मदद नहीं की थी। बंगाल के पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण कंपनी के ऑफिशियल्स का प्राइवेट ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ये सर्वेंट्स प्राइवेट ट्रेड में खुलकर एंगेज हो रहे थे एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। वहीं दूसरी ओर बंगाल के मर्चेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे ड्यू टू एक्सेसिव टैक्सेशन और इसी वजह से लोकल कॉमर्स और ट्रेड को डुअल गवर्नमेंट में बहुत नुकसान हुआ। कई लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई और लोकल वीवर्स को फोर्स किया गया कि वो कंपनी के लिए काम करें। डुअल गवर्नमेंट में लोगों को प्रॉपर जस्टिस भी नहीं मिल पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश का निजामत पे भी कंट्रोल था और इसी वजह से जजेस के अपॉइंटमेंट को भी ब्रिटिश अथॉरिटी इन्फ्लुएंस करती थी। इसी कारण से ये जजेस भी इम्पार्शियल डिसीजन देने में नाकाम थे। डुअल गवर्नमेंट की वजह से एग्रीकल्चर पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था और इसी कारण से धीरे धीरे कंपनी का रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर से आता था वो भी डिक्रीज होने लगा और अल्टीमेटली क्लाइव की डुअल गवर्नमेंट सिस्टम भी फेल हो गया। कंपनी के ऑफिशियल्स ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके बंगाल की सिल्क इंडस्ट्री को भी रुइन कर दिया। इनफैक्ट कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री भी कम्प्लीटली बर्बाद हो गई। ऐसा इसलिए था कि कंपनी के ऑफिशियल्स आर्बिट्रेली डिसाइड करते थे क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। आइए अब जानते हैं कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे एबॉलिश किया गया। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स को कंपनी का गवर्नर जनरल बनाया गया
तब उनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्पेसिफिक ऑर्डर दिए टू एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट। वॉरेन हेस्टिंग्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि नायब दीवान मोहम्मद रज़ा खान और रज़ा सिताब रॉय दोनों को उनके ऑफिसेस से रिमूव कर दिया जाए और हैंसफोर्थ कंपनी दीवानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। हेस्टिंग्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया और सिविल जस्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी ने ले ली अलॉन्ग विद द डायरेक्ट चार्ज ऑफ दीवानी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने निजामत को भी नवाब के हाथों से ले लिया और बदले में नवाब ऑफ बंगाल को ग्रांट की गई पेंशन ऑफ ₹16 लाख एनुअली। और इस तरीके से डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को एबॉलिश कर दिया गया और कंपनी बन गई डी ज्योर एंड डी फैक्टो रूलर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।